आज मैं ऐसे आदमी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो अपने पॉलिटिकल करियर में काफी तेजी से बढ़े और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। एक आईआईटी ग्रेजुएट और यूपीएससी क्वालिफाइड पर्सन जिन्होंने आईआरएस में भी काफी लंबे समय तक काम किया, करप्शन के खिलाफ काफी काम किया, अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट में काफी योगदान दिया। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बारे में। आम आदमी पार्टी की जो करंट सिचुएशन है और अभी के समय में केजरीवाल का टाइम काफी खराब चल रहा है। आम आदमी पार्टी काफी खतरे में है और जेल में है हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। आज गुरूर टूटा है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है। This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। This is all on only one agenda to try to stop the free work of opposition party in this general election. इनके पार्टी के ऊपर काफी सारा इल्जाम या काफी सारा एलिगेशन लगा हुआ है, जैसे एडवर्टीजमेंट स्कैम, एक्साइज पॉलिसी स्कैम, और जिसके अंतर्गत वो अभी जेल में है और उन पे कार्रवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम नेता, मैक्सिमम बड़े नेता अभी जेल में है और अभी इलेक्शन का टाइम है आगे। यहाँ पे लोगों के बीच में दो धारणाएं बन रही है। सबसे पहली धारणा है कि क्या रूलिंग गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट अपने सामने जितने भी बड़ी कॉम्पिटिटर है उसे इलेक्शन के पहले ही हटा देना चाहती है, उसे खत्म कर देना चाहती है। और दूसरी ये कि आम आदमी पार्टी के जो मेंबर्स है क्या वो सही में करप्शन में इन्वॉल्व थे। दो तरीके से लोग बढ़ चुके हैं अपने देश में। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये भी इल्जाम लगा था कि वो एक सीआईए एजेंट है और उनको फंडिंग भी मिलती है सीआईए के थ्रू। ये सारी कहानी का डिटेल विद फैक्ट के साथ जानेंगे इस वीडियो के आगे में और देखेंगे कि कैसे राइज एंड फॉल हुआ आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 1968 जन्माष्टमी के दिन हरियाणा के एक छोटे से शहर भिवानी में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही काफी शांत, ऑनेस्ट और पढ़ाई में ध्यान देने वाले बच्चे थे। उन्होंने आगे चलकर आईआईटी की परीक्षा पास की और फिर आगे यूपीएससी की भी परीक्षा पास की, जो काफी कठिन परीक्षा होती है, और उन्होंने काफी साल तक सेवा किया और ड्यूटी की आईआरएस में। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही अपने कॉलेज के दिन से ही वो करप्शन के खिलाफ काफी काम किए हुए। जब उन्होंने पब्लिक सर्वेंट का काम संभाला आईआरएस में, तो उन्होंने देखा कि करप्शन काफी तरह से हर एक डिपार्टमेंट, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक फैल चुकी है। और वहां से अरविंद केजरीवाल का दिमाग एंटी करप्शन की तरफ गया और वो करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए काफी मुहिम चलाई। 1999 में उन्होंने एक एनजीओ खोला जो करप्शन के खिलाफ काम करेगी, जिस एनजीओ का नाम था परिवर्तन। अरविंद केजरीवाल का एक ही मांग था, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो चाहते थे कि ये एक्ट सारे कॉमन पीपल के लिए भी लगे और गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में लगे, ताकि लोगों को, कॉमन पीपल, टैक्स पेयर को पता चल सके कि उनके पैसे किस डिपार्टमेंट में लग रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट कितने पैसे किस जगह पे खर्च कर रही है। उनकी दूसरी डिमांड थी लोकपाल की। ये इंडिपेंडेंट बॉडी बने जो गवर्नमेंट से अलग काम करे और शिकायत मिलने पे गवर्नमेंट के खिलाफ भी काम करे। लोकपाल में लोकल पीपल डायरेक्टली लोकपाल के जो इंचार्ज है उसे कॉन्टेक्ट कर सके और अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वहाँ पे वो रह सके। 2006 में उन्होंने आईआरएस की जॉब से इस्तीफा दिया और वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि वो अपने करप्शन के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। 2006 में उन्होंने दो और एनजीओ खोला, कबीर और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। तो उनकी 3 एनजीओ हो गई, एक पीसीआरएफ, परिवर्तन और तीसरी कबीर। 2010 में हमारे देश में काफी बड़ा करप्शन हुआ कॉमनवेल्थ के करप्शन का, और कॉमनवेल्थ के करप्शन में काफी मिनिस्टर और काफी आईएएस आईपीएस लोग इस पे मिले हुए थे। इस करप्शन के खिलाफ काफी जगह पे जुलूस और काफी जगह पे लोग मार्च करना शुरू कर दिए। अन्ना हजारे इसी करप्शन से लड़ने के लिए और इसी करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए वो दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने अपनी अनशन शुरू की। अरविंद केजरीवाल उसी समय, वो तो एंटी करप्शन पे काम कर ही रहे थे, और जब अन्ना हजारे के साथ इतने सारे लोग मिले उसी समय अरविंद केजरीवाल भी एंटी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे अपने एनजीओ की तरफ से। और अन्ना हजारे के साथ मिलते ही वो अन्ना हजारे के साथ उनके ही स्टेज पे और उनके अनशन के साथ वहाँ पे रह गए और वो स्टेज से ही अन्ना हजारे का सेवा करने लगे और एंटी करप्शन मूवमेंट को वो आगे बढ़ा के ले गए। ये पूरे मूवमेंट की मेन और प्रायोरिटाइज मांग थी लोकपाल की। और 28 अगस्त 2011 को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, वो खुद स्टेज पे आके अन्ना हजारे को लोकपाल बिल की डॉक्यूमेंट देते हैं और हमारे देश में हर एक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोकपाल बिल की एक छोटी सी डिपार्टमेंट बन जाती है जो करप्शन और पैसे कैसे मूव हो रही है हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसे वो ट्रैक करना और उसे ट्रेस करने पे लगी रहती थी। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल अपनी एक पार्टी फाउंड करते हैं जिसे बोलते हैं आम आदमी पार्टी। ये पार्टी करप्शन के खिलाफ काफी ऑनेस्ट रहेगी और पब्लिक सेवा में 100% अपना योगदान देगी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के जो लोग हैं वो काफी सपोर्ट किए।
2013 में आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के 15 साल की मजबूत सरकार को गिराया और खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। और इस पार्टी की जो फंडिंग थी, शुरुआती फंडिंग थी, वो क्राउड फंडिंग से आई। काफी इंटरेस्टिंग बात है, लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए इस तरह से फंडिंग करके दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरुआत की। और 2013 में अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने। ये कोalition गवर्नमेंट थी और मिलिंग की सरकार थी। इसके कारण से कुछ सारी प्रॉब्लम आई थी। सबसे पहली प्रॉब्लम की जो लोकपाल की जो बात हुई थी, वो पूरे देश में, सारे देश में, हर एक स्टेट में लोकपाल इंप्लीमेंट हो गया। और जिस चीज के लिए लड़ाई हुई थी कि दिल्ली में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोकपाल स्टैब्लिश होनी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये दिल्ली में ही इंप्लीमेंट नहीं हुई। सारे जगह पूरे देश में हो गई, लेकिन दिल्ली में इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण से अरविंद केजरीवाल काफी ऑनेस्टी और काफी मोरल वैल्यूज दिखाते हुए उन्होंने आफ्टर 49 डेज चीफ मिनिस्टर बनने के आफ्टर 49 डेज वो रिजाइन कर दिए, ये करके कि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और लोकपाल बिल्कुल दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। तो उनकी इस मॉरल वैल्यूज के लिए लोग काफी दीवाने हो गए, लोगों में काफी क्रेज बन गया अरविंद केजरीवाल का। और वो नेक्स्ट इलेक्शन 2015 के दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट जीत के लाई। उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया। एजुकेशन में 6,600 करोड़ से बढ़ के 15,600 करोड़ एलोकेट किया और हेल्थ में 3,500 करोड़ से बढ़ के 7,500 करोड़ का जो बजट एलोकेट किया। करीब 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला और ये क्लेम किया गया कि जो डेंगू की जो बीमारी थी, जो डेंगू के इन्फेक्शन थे दिल्ली में, वो 90% कम हो गई। फीमेल पैसेंजर के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने मेट्रो और बस में फ्री सेवा दी, फ्री 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी और एक लिमिट तक फ्री ड्रिंकिंग वाटर भी दिए दिल्ली को। लोग इस पार्टी के काफी लॉयल हो गए और लोग चाहते थे कि आम आदमी पार्टी इसी तरह से आगे काम करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है 2014 के बाद। 2014 के बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशन लगने लग गए। सबसे पहला और काफी खतरनाक एलिगेशन था कि अरविंद केजरीवाल CIA एजेंट है और इसका कुछ प्रूफ भी मिला है फ्रॉम द फंडिंग एंगल। इनकी जो NGO थी, परिवर्तन NGO, उसे फंडिंग करीब $80,000 का फंडिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से मिलता है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को फंड किया जाता है फोर्ड फाउंडेशन से। अब फोर्ड फाउंडेशन एक्चुअली CIA से फंडेड है। तो ये देखा गया कि CIA से इनडायरेक्टली परिवर्तन NGO में फंड किया गया। इनफैक्ट 2002 में फोर्ड फाउंडेशन ने डायरेक्टली परिवर्तन NGO को फंड किया। 2004 में अरविंद केजरीवाल को अशोका फेलोशिप मिला। अब बाद में ये पता चला कि अशोका फेलोशिप फंड की जाती है फोर्ड से। तो कुल मिला के इनकी जितने भी पार्टी के फंडिंग थे और इनको जो भी फेलोशिप मिला वो इनडायरेक्टली CIA से किसी न किसी तरीके से फंडिंग से वो लिंक है। 2006 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। ये अवार्ड की आप रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ये सिर्फ अवार्ड में जो कंट्रीब्यूशन और जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है CIA की काफी ज्यादा है। और जिस साल इनको अवार्ड मिला 2006, तो 2006 वही साल है जब इन्होंने अपनी IRS की जॉब छोड़ी थी और 2 अलग से NGO, जो कबीर और दूसरी NGO इन्होंने फॉर्म की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो भी दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखा रही है, इसका कोई और प्रूफ या कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी ऑडिट करके कुछ ऐसा नहीं बता पा रही। प्लस जो भी फ्री सेवाएं दे रही है, ये फ्री सेवाएं जितनी भी दिल्ली में आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होती है, इसलिए फ्री सेवा देना एक खतरनाक रास्ता होता है। क्योंकि पंजाब में उन्होंने इतनी फ्री सेवा दी कि पंजाब की GDP 50% डेप्थ में है। तो फ्री सेवा के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अपोजिशन बोलना शुरू कर दी। फिर 2015 में सबसे बड़ा एलिगेशन लगा जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट स्कैम। ये मनीष सिसोदिया के ऊपर लगा। उन्होंने 500 करोड़ का गवर्नमेंट के जो पैसा थे वो आम आदमी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट और कैंपेनिंग में लगाए। 2016 में 500 करोड़ का बस स्कैम लगा इनके फाइनेंस मिनिस्टर। 2017 में जितेंद्र तोमर जो इनके लॉ मिनिस्टर है, उन पे एक इल्जाम लगा कि उन्होंने एक फर्जी डिग्री ली हुई है। 2018 में 1.5 लाख किलो का राशन स्कैम इनके ऊपर लगा। तो ये जितने सारे स्कैम थे ये आम आदमी पार्टी के मेंबर के ऊपर या आम आदमी पार्टी का डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऊपर लग रही थी। 2022 में आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी बड़ा चीज हुआ और 100 करोड़ का करप्शन या स्कैम डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा। अभी तक जितने भी एलिगेशन लग रहे थे उनके पार्टी पे लग रहे थे, पार्टी के मेंबर पे लग रहे थे, इनके ऊपर डायरेक्ट नहीं लग रहा था। लेकिन 2022 के जो लिकर स्कैम या एक्साइज पॉलिसी स्कैम अरविंद केजरीवाल के ऊपर डायरेक्ट लगा और ये 100 करोड़ का था। ईडी का ये भी कहना है कि ये जो एक्साइज ड्यूटी स्कैम में जो पैसे थे, इसी पैसे को गोवा इलेक्शन में यूज किया गया था। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के 6 दिन बाद 21 मार्च 2024 के 6 दिन बाद USA में बैठे खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपंत सिंह पन्नू का ये वीडियो सामने आया और काफी वायरल हुआ। उनका कहना था कि खालिस्तानी ने 2012 से 2024 तक 133 करोड़ आम
आदमी पार्टी को दिए हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और उनको रिटर्न में क्या चाहिए कि एक टेररिस्ट जिसका नाम है बुल्लार उसे रिलीज किया जाए। और ये भी प्रूफ है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद साइन करके प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि बुल्लार जो टेररिस्ट है उसे रिहा किया जाए, उसके प्ली और गुजारिश की थी। ये सारी चीज देखने के बाद पता चलता है कि आम आदमी पार्टी जिस चीज के लिए बनी थी और जिस चीज के लिए वो काफी काम भी की थी वो चीज हट चुका है। और ये कहा जाता है लोगों में और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी, अरविंद केजरीवाल जब सेकेंड बार 2015 में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, 70 में से 67 सीट जब उन्होंने जीता तो उनके विचार और उनके देखने का नजरिया काफी चेंज हो गया। तब से काफी करप्शन होने लग गया आम आदमी पार्टी के अंदर, और आम आदमी पार्टी के लोग भी ये बोलना शुरू कर दिए। अरविंद केजरीवाल के जो गॉडफादर अन्ना हजारे वो तो खुद बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा होगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पे यही बोला कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, और उन्हें इस चीज का कोई दुख नहीं है। अन्ना हजारे ये भी कहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ के कोई और भी आंदोलन करेंगे तो वहाँ पे जो भी आंदोलन में जो भी वर्कर जो भी लोग उसमें ज्वाइन करेंगे उससे एक एफिडेविट जरूर साइन कराएंगे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सके, कोई इलेक्शन नहीं लड़ सके और ऑनेस्टली अपने देश की सेवा करें। और अन्ना हजारे ने यह भी कहना था कि वो नहीं चाहते कि उनके किसी भी रैली से अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का जन्म हो। लेकिन अभी भी लोग दो गुट में बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है बीजेपी गवर्नमेंट की, और उसने आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल प्लेयर को, पॉलिटिकल लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया है और झूठे चीज में फंसाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। आम आदमी पार्टी जिस चीज के लिए फॉर्म हुई थी उस चीज के लिए आगे काम नहीं कर पाई। क्या ये पूरा अरेस्ट प्री प्लान है क्या? क्योंकि एक साल पहले बीजेपी के मिनिस्टर ने ही बोला था कि एक साल बाद, इनफैक्ट 2024 में इलेक्शन के पहले अरविंद केजरीवाल 100% अरेस्ट हो। अगर उनकी बात माना जाए तो ये तो पूरा प्री प्लान दिख रहा है। अब ये डिक्टेटरशिप है या अरविंद केजरीवाल ने सही में गलती की है, लेकिन जो भी है टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ये टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है। आम आदमी पार्टी की नींव हिल चुकी है और वो कैंपेन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उनके आगे करियर के लिए, उनके पार्टी के करियर के लिए। आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट में बताएं कि आप आम आदमी पार्टी के सपोर्ट करते हैं, उनके विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, या आप मानते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हो रहा है और उसे रोकना जरूरी है। प्लीज कमेंट में अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।